दोस्तों अगर आप फिश फार्मिंग करते हैं या फिर आप डक फार्मिंग करते हैं या फिर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप डक फार्मिंग के साथ फिश फार्मिंग या फिर फिश फार्मिंग के साथ डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या आपको मुश्किलें आ सकती है और कैसे आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आजकल सारे जो फार्मर्स हैं, सारे जो किसान बंधु हैं, उसके पास थोड़ा जगह का कमी है और कम जगह में वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डक फार्मिंग के साथ फिश फार्मिंग बहुत ही अच्छा मॉडल है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं या फिर आप शुरुआत करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो दोस्तों अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं तो आप कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका तालाब छोटा है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट से छोटा तालाब है या फिर 2000 स्क्वायर फीट तक का तालाब है, तो दोस्तों आप कौन सा मछली डालें अपने फिश फार्म में जहां पे आपका ग्रोथ अच्छा हो और आपकी मछलियां जिंदा रह सके। तो दोस्तों देखिए, जो IMC होती है, इंडियन मेजर कार्प, जो रेहू, कतला, मृगल, ये सारी मछलियाँ हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए, बड़ा तालाब चाहिए। तो दोस्तों अगर 2000 या 2000 से छोटा का तालाब है तो जाहिर सी बात है आप IMC डाल रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा, इसीलिए आप इंडियन मेजर का आप वहाँ पे मत डालें। आपके पास दो तरह की मछलियाँ का ऑप्शन है, जैसे कि एक मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, या फिर आप पंगास डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर छोटा तालाब है और आप ये सब डालना चाहते हैं तो आप ये जो डक है, डक के साथ कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप उसमें IMC डालते हैं तो मतलब पानी की क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाइएगा, मतलब छोटे से तालाब में, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है आपकी सारी मछलियां मर जाएं या फिर आपकी मछलियां ग्रोथ ना करें। तो दोस्तों इसमें पंगास डाल सकते हैं आप, और या फिर आप मांगुर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मांगुर में जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं जितना दिन देखा सुना, अभी आपको भी शायद जानकारी होगी, जो हाइब्रिड मांगुर है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है आपका। इसमें अगर आपका डक फार्म है और छोटा तालाब है तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि हाइब्रिड मांगुर इंडिया में बंद है, क्योंकि वो जो पानी की इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए बैन है। लेकिन दोस्तों मैं बहुत जगह अभी कुछ दिन में बहुत ही जगह घूमा, देखा, जो रियलिटी है मैं उस पर बात करता हूँ, तो मैं देखा कि बहुत जगह जो हाइब्रिड मांगुर है उसकी खेती हो रही है, प्लस डक फार्मिंग के साथ हो रही। और बहुत सारे, अगर हम सुनते हैं बैन है, हालांकि मैंने नहीं किया लेकिन मैंने सुना बैन है, लेकिन जहाँ पे मछली के जीरे बिक रहे थे वहाँ पे मैंने देख रहा हाइब्रिड मांगुर काफ़ी तादाद में बेचे जा रहे थे। जब हम उनसे बात किया, पूछा कि भाई साहब ये तो मांगुर हाइब्रिड मांगुर है, बोला हाँ हाइब्रिड मांगुर है। तो बोला कि ये तो सर इंडिया में बैन है, फिर आप लोग क्यों बेच रहे हैं इसको? तो बोला कि भाई बैन कहाँ पे है, यहाँ पे आप पूरा मार्केट में देखिए कितने सारे बेच रहे हैं, कितने सारे ले जा रहे हैं, और हम लोग कितना साल से बेच रहे हैं। तो इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं हालांकि मैं किसी को सलाह भी नहीं देता हूँ कि आप हाइब्रिड मांगुर करें, लेकिन देखिए हमारे इंडिया में कोई भी चीज़ बैन होता है, किस टाइप से बैन होता है वो आपको भी पता है। बट अगर कोई डक फार्मिंग के साथ, अगर डक फार्मिंग का तालाब में हाइब्रिड मांगुर करेगा तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा मिलेगा। और लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ये हो सकती है कि मांगुर जो है मांसाहारी है, तो जब वो ज़्यादा थोड़ा भूखे हो जाएंगे उस टाइम वो आपके डक्स के पैर को नोचने लगते हैं, खाने लगते हैं, या फिर छोटे डक्स रहेंगे, कमज़ोर डक्स रहेंगे तो वो उसको, और मांगुर तो साइज बड़ा रहेगा तो उसका पूरा अंदर भी ले सकते हैं। तो मैं हाइब्रिड मांगुर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप देसी मांगुर कीजिए, सिंगी कीजिए या फिर पंगास कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे सर आपका तालाब कितना बड़ा और आपने कौन सी मछली डाली है, तो मेरा तालाब फ़िलहाल अभी 60 बाय 60 का तालाब है, क्योंकि मेरे पास भी मेरा फार्म के अंदर उतना बड़ा एरिया नहीं है और मुझे सारा कुछ फार्म के अंदर करना था। तो मैंने देखिए जो 60 बाय 60 का मतलब लगभग 3500 स्क्वायर फीट से ऊपर का मेरा तालाब है। तो मैंने दोस्तों कॉमन कार्प, मतलब ये अमेरिकन मछली होती है, अमेरिकन जो कलर मछली है, इस
अमेरिकन रेहू बोला जाता है इसको, कॉमन कार्प, बहुत सारा नाम, टाइगर मछली भी बोलते हैं इसको, गोल्डन मछली भी बोलते हैं। मैंने इसको चुना है और वो डाला है और कतला डाला है। मतलब इसमें कतला है आपका 2 किलो और कॉमन कार्प मतलब 5 किलो। मैंने इतना बीज का संचय किया है। और दोस्तों कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं हाई डेंसिटी में कर रहा हूँ, और अगर आप भी हाई डेंसिटी में करना चाहते हैं तो देखिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात तो कि आपको एक सीमेंटेड छोटा सा अलग से सेपरेट सायरा बनाना पड़ेगा, मतलब टैंक। वो किस लिए? क्योंकि देखिए जब आप हाई डेंसिटी में करते हैं और जब आप छोटे जीरा लेके आते हैं तो उस समय क्या ज़रूरत पड़ता है कि उसको आपको फीडिंग एक्स्ट्रा, मतलब कंपनी का फीड करा देते हो तो ज़्यादा जल्दी अच्छा ग्रोथ कर जाता है। तो इसलिए भी, और प्लस देखिए डक फार्मिंग में अगर छोटी मछलियां आप डाल देते हैं तो जीरा साइज की, तो शायद मतलब मेरे हिसाब से वो जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे और हो सकेगा कि वो मर भी सकती है, मतलब आपकी मछलियाँ। तो देखिए लगभग फिंगरलिंग या फिंगरलिंग से थोड़ा सा बड़ा साइज मैं अपने जो सायरा में है, टैंक में है, उसमें करूँगा, और वहाँ से जो बड़ी हो जाएंगी मछलियाँ तो फिर मैं उसको धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। क्योंकि दोस्तों उस समय मछलियाँ मतलब मेरी इतनी बड़ी हो जाएंगी कि ये डक्स उनको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डक्स ऐसे नहीं है कि जिंदा मछलियाँ को आपको पकड़ के खा लेंगे, ये इतने तेज़ नहीं होते। अगर मछलियाँ कोई आपकी बीमार है मतलब या फिर उसको किसी तरह कोई तकलीफ़ या फिर मर गई है तो ये डक्स उसको छोड़ेंगे नहीं, वो खा लेंगे। तो एक तरह से देखिएगा अगर आप बीमार मछली है तो उनके लिए ये फीड हो जाएगा। और ये जो अपना वेस्ट निकालती है, जो अपना पोटी करती है, वो इनके लिए फीड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के ये पूरक बनेंगे, तो इसलिए आपको बेनिफिट्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है डक फार्मिंग के साथ फिश फार्मिंग करने पे, इसमें जो इसके वेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट आने, मतलब पानी में गिरने के कारण इसमें पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों अमोनिया का लेवल अगर बढ़ेगा तो सरवाइव करने में थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है। तो उसको अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप छोटा तालाब बना रहे हैं तो उसमें आप इनलेट और आउटलेट दोनों का ही व्यवस्था करें। मतलब जैसे आपका अमोनिया बढ़ जाए तो आपके पास अभी बहुत सारे किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं अमोनिया चेक करने के लिए, आप वो ले सकते हैं। तो आप चेक कीजिएगा, जब देखिएगा कि आपका अमोनिया बढ़ रहा है तो आप जो आपका तालाब है, छोटा तालाब है, वहाँ से आप क्या कीजिए, अपना पानी को जो है लगभग 25% ड्रेनेज कर दीजिए, नीचे वाला पानी, और ऊपर से फिर आप पानी ऐड कर दीजिए, जैसा मैं करता हूँ अपने छोटे से तालाब में। और दोस्तों इसके बाद आपका इसमें अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा। और अमोनिया कंट्रोल करने के कुछ और विधि है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, लेकिन अमोनिया भी बहुत फैक्टर करेगा आपका डक फार्मिंग के साथ आप फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों देखिए जहाँ तक फीड का बात है, तो शुरू में जब आपके बच्चे फ्राई साइज, जीरा साइज या फिर फिंगरलिंग से छोटे हैं, उस समय आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो कंपनी के फीड होते हैं वो दीजिए, या फिर होममेड फीड दीजिए अलग से, मतलब अच्छा फीड जिसमें प्रोटीन की मात्रा हाई हो, वैसा फीड आप उनको दीजिए कि आपका बच्चे हैं स्वस्थ होंगे और जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे। इसके बाद जब आपके फिंगरलिंग से बड़े हो जाएंगे तो आप उसको अपने जो डक वाले तालाब है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे फीडिंग का कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये फीडिंग का कॉस्ट को बचाता है आपका। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान हमको ये रखना पड़ता है कि अगर आप जब आपका ये तालाब अगर सूखा हुआ है उस समय आप क्या कीजिए, अपने तालाब में गोबर की खाद, चूना और सेंधा नमक डलवा दीजिए। उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसमें मछली छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो गोबर की खाद डालने से बहुत सारे पानी में फीड रेडी होते हैं, मतलब बतख के लिए, जो प्लांटन्स के नाम से जाना जाता है। वो प्लांटन्स आपके मछलियों के लिए एक अच्छा आहार है, मतलब वो मछली के फीड को आपका जो फीड का जो खर्चा है उसको आपको बचाता है। और चूना हम इसलिए डालते हैं कि पानी की जो अम्लीयता है उसको वो
कम करता है। और इसके बाद सेंधा नमक हम इसलिए डालते हैं दोस्तों कि जो मछलियाँ बीमार पड़ती है तो वो उनके लिए सेंधा नमक वो अच्छा से वो उसका इलाज हो जाता है और मछलियाँ जल्दी आपके बीमार नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यही कुछ बात था जो अगर आप डक फार्मिंग के साथ फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, वो भी छोटे तालाब से करना चाहता है हैं, तो यही कुछ आपको भी सावधानियां इस चीज़ की रखनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर फिश फार्मिंग या डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं हमेशा आपको फार्मिंग से रिलेटिव बहुत अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा, तो मेरे इस चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।